गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सोच रहे होंगे और देख रहे होंगे कि मैडम के पीछे कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं है, बल्कि कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स हैं। क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि आज की हम इस फ्रेश ट्यूसडे मॉर्निंग को इन प्रेशियस नेचुरल सराउंडिंग्स में ही स्टार्ट करेंगे। हम अपने क्लासरूम में जाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टुडे we will cover the topic how are the limitations of Mendel's periodic table removed in modern periodic table that we are going to discuss in this class। देखिए, मैंडलीज पीरियोडिक टेबल में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गई। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी मैंडली पीरियोडिक टेबल में वो वेल एक्सप्लेन नहीं थी। उसने हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट पीरियड फर्स्ट में रखा। ये जो उसने पोजीशन दी, इसका उसने एक वेल क्लियर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वो ऐसे क्योंकि उसने ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को इसलिए रखा क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले ग्रुप फर्स्ट से मैच करता था, तो उसमें उसने रख दिया। लेकिन ग्रुप फर्स्ट जो है वो एल्कली मेटल्स का ग्रुप है। ग्रुप फर्स्ट में एल्कली मेटल्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट जो कि एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, इसमें उसने हाइड्रोजन जैसे नॉन मेटल को क्यों रखा? ठीक है, रीज़न ये हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्साइड और हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूले बाकी एल्कली मेटल्स से मैच करते हैं, दैट इज़ R2O RH, इसलिए वो उनके साथ ग्रुप फर्स्ट में है। यानी जो आपका हाइड्रोजन है नॉन मेटल है, लेकिन उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2O RH होता है, और जो एल्कली मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनका भी ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला R2O RH होता है। तो हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है और बाकी के एल्कली मेटल्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला आपस में मैच रिजम्बल करता है R2O RH, इसलिए उनको ग्रुप फर्स्ट में रखा। लेकिन फिर भी क्यों एक नॉन मेटल को मेटल के ग्रुप में रखा? नॉन मेटल को नॉन मेटल के ग्रुप में भी तो रखा जा सकता था। जैसे कि हाइड्रोजन को कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ग्रुप सेवंथ में भी रखा जा सकता था विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो नॉन मेटल्स हैं जिन्हें हम हेलोजेंस भी कहते हैं, उनके साथ ग्रुप सेवंथ में भी रख सकते थे, इस बेसिस पे कि हाइड्रोजन इन नॉन मेटल्स हेलोजन की तरह कोवलेंट बॉन्डिंग करता है विद नॉन मेटल्स और आयोनिक बॉन्डिंग करता है विद मेटल्स। तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको हेलोजन के साथ यानी नॉन मेटल्स के साथ ग्रुप सेवंथ में भी रखा जा सकता था। इस चीज़ का उन्होंने प्रॉपर क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों उन्होंने हाइड्रोजन को जो एक नॉन मेटल है उसको एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप फर्स्ट में ही रखा, क्यों नहीं उसे दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हेलोजेंस यानी नॉन मेटल्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ग्रुप सेवंथ में रखा। तो ये प्रॉब्लम, ये लिमिटेशन अपने आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गई। कैसे? इसके लिए हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प लेनी होगी और उसके लिए हम जाएंगे अपनी क्लासरूम में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक यूनिक एलिमेंट माना गया। ये माना गया कि हाइड्रोजन एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, सबसे अलग एलिमेंट है जो एक नॉन मेटल होते हुए भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? मेटल्स के साथ। इसलिए उसे एक स्पेशल पोजीशन दी गई। क्या? उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप की पोजीशन दी गई, दैट इज ग्रुप 1 पीरियड 1, ये मानते हुए कि वो एक यूनिक एलिमेंट है। सो ये जो लिमिटेशन थी मैंडलीज पीरियोडिक टेबल की, दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, दैट is removed in modern periodic table, because in modern periodic table hydrogen is considered as an unique element. So
it has been assigned with a special position in modern periodic table, that is at the top of modern periodic table. Now second limitation ये थी मैंडलीज पीरियोडिक टेबल की, that position of isotopes is not well defined. आइसोटोप की पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं थी. जैसा कि हम सब जानते हैं मैंडलीज पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखा. ठीक है, तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 होता है उसको पीरियड 1 में जगह मिली. क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 सबसे कम होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि नेचर में हाइड्रोजन के 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. जहां प्रोटियम का एटॉमिक मास 1 होता है. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आपने पीरियड फर्स्ट में रखा जिसका एटॉमिक मास 1 है वो प्रोटियम है, मतलब फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको आपने पीरियड फर्स्ट में रख दिया. लेकिन व्हाट अबाउट अदर 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जिनका एटॉमिक मास 2 और 3 है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे वो आगे आने चाहिए. आगे कहाँ आने चाहिए? जहां पे भी आ रहे हैं उस ग्रुप से भी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए. तो इसलिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और बाकी के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. ये भी उसकी लिमिटेशन है, ये एक क्वेश्चन ही रह गया. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये लिमिटेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई. क्यों? बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. किस पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. मतलब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. इस बेसिस पे उसने पीरियड फर्स्ट में जगह बनाई. अब आप सोचेंगे व्हाट अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है या किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. यहाँ पे एटॉमिक मास कोई इशू ही नहीं है. क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नहीं नंबर पे बेस्ड है और किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है. तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसलिए उसे पीरियड फर्स्ट में रखा गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. वहीं पे उसके बाकी के दोनों आइसोटोप भी आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा. तो तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 1 सेम, तो वो वहीं आएंगे जहां पे वो हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट आया है. और अगर बाकी के एलिमेंट की बात करें तो जहां वो एलिमेंट आ रहा है उसके आइसोटोप्स भी वहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है. और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मासेस. तो आइसोटोप्स का जो इशू था वो अपने आप ही रिमूव हो गया. अब थर्ड लिमिटेशन थी एनोमलस पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. जो मेंडलीज की पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल की पोजीशन थी वो एनोमलीज थी, मतलब गड़बड़ी थी उसमें, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है और निकल का कम. और अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कोबाल्ट बाद में और निकल पहले आना चाहिए. लेकिन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ज्यादा एटॉमिक मास होने के बावजूद कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में. वो इसलिए क्योंकि वो कोबाल्ट को रोडियम के साथ एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा चाहता था. लेकिन उसने रोडियम के साथ रखने के लिए अपने ही रूल को वायलेट किया, अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. तो ये उसकी एक लिमिटेशन थी. लेकिन मॉडर्न में भी अपने आप ही लिमिटेशन रिमूव हो गई. क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. और अगर हम देखें तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर निकल से कम होता है. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर निकल से कम है तो वो अपने आप ही निकल से पहले आएगा और निकल बाद में. और इस तरह से कोबाल्ट रोडियम के साथ आप देख सकते हैं एक ही वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप में आ जाएगा. तो इस तरह से जो मेंडलीव करना चाहता था वो अपने आप ही हो गया. लेकिन वहां पे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस.
और कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा होता है, तो वो पहले नहीं रखा जा सकता था, वो बाद में रखा जा सकता था, लेकिन उसने रख दिया, तो ये उससे एक गड़बड़ी हो गई, लेकिन ये अपने आप रिमूव हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज्यादा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर निकल से कम होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर वो अपने आप ही निकल से पहले रोडियम के साथ वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो इन दिस वे दिस लिमिटेशन इज आल्सो रिमूव्ड ऑटोमेटिकली इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब है फोर्थ लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि हमने ये कहा था कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, so how can we predict undiscovered elements on the basis of atomic masses? देखिए, जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो कभी भी रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं होता है कि एक का एटॉमिक मास 61 है तो अगले का 62 ही हो, 65 भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जैसा कि मेंडलीव ने किया था, लेकिन वो प्रॉब्लम भी अपने आप ही मॉडर्न में रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on increasing order of atomic number, और एटॉमिक नंबर हमेशा रेगुलर मैनर में बढ़ते हैं। मतलब अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो अगले का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ही होगा। और मान लीजिए बीच में आपको पास ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 115 है और फिर अगला 117 है, तो 116 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट भी जरूर होगा, लेकिन शायद वो अनडिस्कवर्ड है, तो वहां पे हम उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा रेगुलर कंटिन्यूअस मैनर में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया एटॉमिक ट्रेंड्स, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे इट्स गुड बाय।